नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एनसीईआरटी हिस्ट्री में क्लास सेवेंथ हम पढ़ रहे हैं। क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने दिल्ली के सुल्तानों के विषय में पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत को समझा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाता हूं। अगर आप यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि पीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स होगा, जो जून के आसपास लगभग होता है, तो उस प्रीलिम्स से काफ़ी समय पहले मैं आपके प्री और मेंस का पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से यहाँ से कंप्लीट करा चुका हूँगा। इसमें आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी होंगी, सारी की सारी आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक हैं जिनकी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरत होती है, वो सब की सब मैं यहाँ से आपको कंप्लीट कराऊंगा। मेरा हमेशा से एक मानना रहा है, जैसे आप एनसीईआरटी की बात करें तो आप यूट्यूब पर अगर एनसीईआरटी सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे जिनके द्वारा एनसीईआरटी को अपने अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग अंदाज में कंप्लीट कराया गया है। तो मेरा ये मानना रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको दूसरों से थोड़ा सा बेटर दे पा रहा हूँ, यानी मैं आपको जो चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं जो आपको जो कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो आपकी प्रिपरेशन में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो इस वीडियो को 2-4 लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। मुगल साम्राज्य आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुगल साम्राज्य में, यानी आज के इस चैप्टर में हम कौन कौन से प्रमुख टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल कौन थे, ये कहाँ से आए थे, इनका ओरिजिन क्या था। मुगल सैन्य अभियानों की बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुगलों की जो उत्तराधिकार परंपरा हुआ करती थी वो किस तरीके की थी, यानी जैसे कोई राजा है, उसके बाद में जो अगला राजा बनेगा वो किस तरीके से बनता था या किस बेस पर उसको जो है राजगद्दी प्रदान की जाती थी, उत्तराधिकार की किस परंपरा का पालन मुगलों के द्वारा किया जाता था, इसके ऊपर। इसके बाद में बात करेंगे मुगलों के अन्य शासकों से संबंध किस तरीके के थे। विशेष रूप से यहाँ पर हम राजपूतों की बात करेंगे कि राजपूतों से मुगलों के जो रिलेशंस थे वो कैसे थे, मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे, इनके ऊपर बात होगी। जब्त क्या होता था, अकबर की पॉलिसीज़ यहाँ पर विशेष रूप से हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव कैसा था। तो ये प्रमुख टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं मुगल कौन थे, ये कहाँ से आए थे। देखिए, मुगलों का जो रिलेशन है ना, दो वंशों से है। ये माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे, ठीक है, ये मंगोल शासक था। और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। मतलब इनका जो सबसे पहली जो जनरेशन स्टार्ट हुई थी तो उसमें इनका पिता जो था वो तैमूर वंश से संबंध रखता था, माता जो थी वो चंगेज खान के वंश से रिलेटेड थी। चंगेज खान जो था, चंगेज खान मंगोल शासक था, आपको पता है। और मंगोल जो है उस टाइम पर कहाँ कहाँ शासन करते थे, ये चीन, सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से में इनका जो है शासन चलता था मंगोलों का। तैमूर जो था ये ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की है उसका शासक था। 1398 में इसने दिल्ली पर कब्जा किया। अब तैमूर की जो वंशावली है अगर उसको आप देखें तो तैमूर का पुत्र था मीरन शाह, ठीक है। इसके बाद में आता है अबू बेद, ये बाबर का दादा था। इसके बाद में फिर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, ये बाबर का परदादा था। उमर शेख, ये बाबर का पिता था। और उमर शेख के बाद में बाबर, और बाबर के बाद में आपको पूरी वंशावली पता ही होगी, जैसे बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में आपका जहांगीर, शाहजहां, फिर उसके बाद में औरंगजेब। इन सभी शासकों के बारे में भी इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। मुगल सैन्य अभियानों को देखते हैं। 1494 में बाबर ने फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त किया था 12 वर्ष की आयु में, ठीक है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि उज्बेक, उज्बेक यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, इसको आप समझेंगे। उज्बेक क्या थे, जैसे हमने अभी बात करी कि जो मुगल थे वो दो वंशों से रिलेटेड थे, एक आपका मंगोल और एक आपका चंगेज खान के वंशज थे, ठीक है। तो उज्बेक जो थे ये मंगोलों की एक दूसरी शाखा थी, ठीक है। बाबर ने 1494 में फरगना का उत्तराधिकार प्राप्त किया, फरगना की गद्दी पे ये बैठा 12 वर्ष की आयु में, लेकिन उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया। इसकी वजह से बाबर को अपनी गद्दी जो है वो छोड़नी पड़ी। तो उज्बेक कौन थे, उज्बेक मंगोलों की एक अनदर ब्रांच थी, एक दूसरी शाखा थी। 1504 में फिर आगे चल करके इसने काबुल पर कब्जा किया बाबर ने, ठीक है। तो बाबर से यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी पूरी वंशावली। तो 1526 से लेकर के 1530 तक इसकी जो समयावधि है वो मानी जा सकती है। 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। 1527 में इसने राणा सांगा को हराया खानबा के युद्ध में। 1528 में इसने चंदेरी राजपूतों को हराया। और अपने मरने से पहले इसने, भारत में बात करें तो दिल्ली और आगरा में पूरा मुगल नियंत्रण जो है वो स्थापित कर लिया था। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पहली बार तोप एवं गोलीबारी का प्रयोग कहाँ पे हुआ था, किस युद्ध में हुआ था। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इस युद्ध में पहली बार तोप और जो है गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। बाबर के बाद में आता है आपका हुमायूं, ठीक है।
इसका शासन थोड़ा सा उथल पुथल भरा हुआ रहा था। यानी 1530, यानी जैसे आपने देखा था 1526 से 1530 तक बाबर का शासन था। 30 में जो है हुमायूं को जो है राजगद्दी मिलती है। हुमायूं जो है 1530 से लेकर के 40 तक शासन करता है। उसके बाद में फिर थोड़ी सी यहाँ पर सिचुएशन इसकी ख़राब होती है, किसकी वजह से, शेरशाह सूरी की वजह से इसको भागना पड़ता है इधर से। तो इसके बाद में फिर दोबारा से ये 1555 में आता है। 1555 से लेकर के 56 तक, मतलब 1-2 साल शासन करता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से 2 इसकी समयावधि हैं, दोनों को याद रखेंगे। ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 155 लिख रहा है, ये 1555 है, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। तो हुमायूं जो था अपने पिता की वसीयत के अनुसार जो है प्रांतों का बंटवारा किया था इसने, ठीक है। शेर खान से ये 2 बार जो है इसको पराजय मिली थी। एक चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, पूछा गया है, ठीक है, चौसा और कन्नौज का युद्ध जो हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जहां शेरशाह सूरी ने इसको पराजित किया था। फिर कन्नौज के युद्ध में हारा था ये 1540 में, और इस वजह से ये ईरान की ओर प्रवास कर गया था, मतलब भाग गया था यहाँ से। फिर उसके बाद में इसने ईरान के सफ़ाविद शाह की मदद ली, और वहाँ के उसकी हेल्प से ये फिर दोबारा से दिल्ली पर इसने कब्जा किया। दिल्ली पर इसने जो है अपना शासन व्यवस्था संभाली 1556 में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हुमायूं जो है, इसकी समयावधि को विशेष रूप से आप याद रखें। 1530 में ये बाबर के बाद में बैठा था गद्दी पे। 10 साल लगभग इसने शासन किया 1540 तक। उसके बाद में फिर जो शेरशाह सूरी से इसका जो युद्ध वगैरह चले थे, उसकी वजह से ये ईरान की ओर भाग गया था। फिर दोबारा से ये 1555 में लौट करके आया था। लेकिन जो है 1555 में दोबारा से जब इसने गद्दी संभाली थी, तो ज़्यादा टाइम तक इसका शासन नहीं चल पाया था। 1-2 साल शासन किया, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद में आता है आपका अकबर 1556 में, ठीक है। 1556 में 13 वर्ष की आयु में जो है अकबर सम्राट बना था। 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल रहा था। इसकी शासन की प्रमुख जो भी घटनाएं हैं या शासन से संबंधित जो प्रमुख चीज़ें हैं, उनको आप देखेंगे तो समयावधि के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1556 से लेकर के 1570 की जो अवधि थी अकबर के शासनकाल की, उसमें क्या हुआ। आपने ऊपर देखा कि 1556 में जब अकबर राजगद्दी पे बैठा, मुगल सम्राट बना, तो इसकी आयु 13 वर्ष हुआ करती थी, ठीक है, यानी बहुत उम्र में छोटा था। तो इस वजह से इसका जो संरक्षक था वो बैरम खान था, ठीक है। बैरम खान की देखरेख में ही गद्दी पर बैठा था, और उसी की देखरेख में पूरी शासन व्यवस्था जो है वो संचालित रहती थी। मतलब बैरम खान का संरक्षण इसको प्राप्त था। तो 1556 से 1570 ये 4 साल की लगभग अवधि है। इसी अवधि में क्या होता है कि अकबर खुद को बैरम खान के संरक्षण से स्वतंत्र कर लेता है। मतलब ज़्यादा टाइम तक जो बैरम खान है वो अकबर का संरक्षण, मतलब अकबर जो है बैरम खान के संरक्षण में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। 1556 से 70 की अवधि में जो है, इसमें जो प्रमुख घटनाएं होती हैं वो ये होती हैं कि बैरम खान के संरक्षण से स्वतंत्र होता है। मतलब वो कहता है कि भैया मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप अपनी शासन व्यवस्था को संचालित कर सकता हूँ। दूसरा कि मालवा, गोंडवाना, मिर्जा हाकिम, ठीक है, और उज्बेगों के विद्रोह को दबाने हेतु इसने अभियान किए थे इसी अवधि में। मालवा अभियान, गोंडवाना अभियान, ठीक है, मिर्जा हाकिम और उज्बेग जो इनके विद्रोह जो है लगातार हो रहे थे, इनको दबाने के लिए इसने अभियान किए। 1568 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और कब्जा किया। 1569 में इसने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो ये प्रमुख घटनाएं थी 1556 से लेकर के 70 के बीच की। अब 1570 से 1585 की अवधि को देखते हैं। इस अवधि में प्रमुख रूप से अकबर के द्वारा गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए गए। फिर 1585 से लेकर के 1605 की अवधि की बात करते हैं, तो इसके साम्राज्य का जो है थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार हुआ था इस अवधि में। 1585 से 1605 इसने कांधार जो है अपने कब्जे में लिया, सफ़ाविदों को हराया, कश्मीर पर अधिकार किया। इसके बाद में इसने काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर अधिकार इसने कब किया, जब मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई थी उसके बाद में, ठीक है। इसके ये सौतेला भाई था, जो मिर्जा हाकिम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर मैंने बताया था मिर्जा हाकिम जो था ये अकबर का सौतेला भाई था। तो इसके भी विद्रोह होते रहे थे। तो लास्ट में 1585 से 1605 की अवधि में इसने काबुल पर अधिकार किया। इसका जो सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसने ईजिली काबुल को जो है अपने अधिकार में ले लिया। दक्कन में बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से भी जो है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है अकबर के शासनकाल में जो है लिए जा चुके थे। अकबर के बाद में आता है आपका जहांगीर, ठीक है, 1605 से 1627। तो अमर सिंह जो था, अमर सिंह के द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार की गई थी जहांगीर के समय में, ठीक है। ये मेवाड़ का सिसोदिया शासक था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखेंगे कि अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता किसके शासनकाल में स्वीकार की थी, तो जहांगीर के शासनकाल में स्वीकार की थी। इसके अलावा जहांगीर के समय में ही राजकुमार खुर्रम का विद्रोह हुआ था। खुर्रम
शाहजहां का ही बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, ये जहांगीर का लड़का था। तो इसके समय में, जहांगीर के समय में ही राजकुमार खुर्रम ने जो है विद्रोह किया था, जिसे आगे चल करके शाहजहां के नाम से जाना गया। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। अब ये जो है ना टॉपिक, ये एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था। हालांकि अभी हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक यहाँ पर चीज़ देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे जा करके आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो इसमें ये वाला टॉपिक है ना, आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको जो है पढ़ने को मिलेगा कि नूरजहां का क्या क्या इम्पैक्ट था जहांगीर के दरबार में। देखिए, इसका नाम था, ओरिजिनल नाम जो था नूरजहां का, वो मेहरुन्निसा था। 1611 में इसने जहांगीर से विवाह किया और विवाह के बाद में इसको नूरजहां का खिताब मिला था। ठीक है, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग प्रदान किया। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे। मतलब जैसे सिक्के के दो फलक होते हैं, तो एक साइड में जो जहांगीर था उसके खुद के जो खिताब थे, पदवियां थीं, उनको उकेरा गया था, और दूसरी ओर जो है नूरजहां से रिलेटेड जो है चीज़ें लिखी गई थी। तो दूसरी ओर क्या वाक्य लिखा हुआ था कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। मतलब ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन ये उस टाइम पर जो मुगलों की राज की भाषा हुआ करती थी फारसी, उसमें लिखे जाते थे। तो ये जहांगीर हो गया। जहांगीर के बाद में आपका शाहजहां आता है। शाहजहां 1627 से 1658, शाहजहां के समय में दक्कन के क्षेत्र में, क्योंकि दक्कन का पूरा क्षेत्र अभी जो है मुगलों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आया था, तो दक्कन में जो है शाहजहां के अभियान जो है वो लगातार जारी रहे थे। कांधार जो था वो सफाविदों के हाथों में चला गया शाहजहां के शासनकाल में ही। 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शाहजहां के समय में ही मिलाया गया था। 1657-58 में शाहजहां के समय में बड़ी उथल पुथल होती है। इनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध या झगड़ा जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वो इससे सबसे योग्य जो है बेटा था शाहजहां का। लेकिन फिर भी औरंगजेब जो है खुद को भारी साबित करता है इन सभी के ऊपर, और अपने तीनों भाइयों की हत्या करके स्वयं जो है विजयी होता है और मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 1657-58 का जो समय था शाहजहां के शासनकाल में, वो उत्तराधिकार युद्धों के समय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे जब भी हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो इसमें और ज़्यादा विस्तार से जाएंगे। तो ये शाहजहां का हो गया। शाहजहां के बाद में आता है आपका औरंगजेब, 1658 से 1707। तो औरंगजेब के समय में 1663 में अहोमों की हार हुई थी, लेकिन अहोमों ने 1680 में पुनः विद्रोह किया। इसके अलावा औरंगजेब के शासनकाल में ही मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों का विद्रोह हुआ। इसके अलावा शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब के जो अभियान थे वो प्रारंभिक रूप से इसने सफल अभियान किए, मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने जो है शिवाजी को परेशान किया। राजकुमार अकबर का विद्रोह हुआ। अकबर यहाँ पर वो वाला अकबर नहीं है, इसको अकबर द्वितीय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वो वाला अकबर नहीं है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, ये अकबर द्वितीय है। तो राजकुमार अकबर का विद्रोह हुआ, और अकबर का जो सहयोग किया था इसमें मराठे और दक्कन के जो भी राजा थे उन्होंने इसका सहयोग किया और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। 1685 में इसने बीजापुर को जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया औरंगजेब ने। 1687 में इसने गोलकंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। उत्तर भारत में सिख और जाट, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना जो है औरंगजेब को करना पड़ा था। इसकी मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए, इसमें एक टॉपिक आता है कि मुगलों के उत्तराधिकार की परंपरा। तो मुगल जो है अपने उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार की परंपरा का पालन नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार मतलब जनरली क्या होता था उस टाइम पर कि कोई राजा है और उस राजा का जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा के बाद में क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन जो मुगल थे, मुगलों में आप देखेंगे, जैसे आपने जितने भी राजाओं के बारे में पढ़ा तो आपने एक चीज़ कॉमन सी आपको देखने को मिली कि जो भी राजा का जैसे लास्ट टाइम आता है तो वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध जरूर हुए। जैसे औरंगजेब के टाइम पे देखिए आप, मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध। ऐसे ही शाहजहाँ के टाइम पे जो है औरंगजेब ने खुद ने जो है क्या किया था, उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया था। सभी भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ हुई थी, तो ये चीज़ देखी गई थी। जनरली क्या होती थी, ये लोग जो है उत्तराधिकार के नियमों में ये क्या करते थे, ज्येष्ठाधिकार का पालन न करते हुए जो भी जितने भी पुत्र होते थे उसमें साम्राज्य का विभाजन कर देते थे, साम्राज्य का बंटवारा कर देते थे। लेकिन वो बंटवारे से जब ये जो इसके राजकुमार वगैरह होते थे, ये जो बंटवारे से संतुष्ट नहीं होते थे, उनका मतलब होता था कि सबसे बड़े पार्ट पर या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हिस्से पर हमारा शासन होना चाहिए। तो इसी वजह से संतुष्टि न रखते हुए उनमें आपस में कभी कभी युद्ध हो जाते थे, जो कि उत्तराधिकार युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये अकबर के शासनकाल में जो उसका साम्राज्य था उसको दिखा रहा है। तो यहाँ से आप प्रमुख स्थानों को याद रखेंगे। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में यहाँ से आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में या दक्कन वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर विशेष रूप से इसका जो है इसके शासनकाल में दक्कन वाले क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा इसका कंट्रोल नहीं रहा था। खास करके नॉर्थ इंडिया और
उत्तरी भारत की बात करें या उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें, इसके अलावा जो आपका मध्य भारत था उसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जिनका अकबर ने जिनको अपने साम्राज्य में जो है मिला के रखा था। तो इसमें प्रमुख स्थान है आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बंगाल हो गया, पटना हो गया, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, इधर से मालवा हो गया, ठीक है, बरार, गुजरात, सिंध, अजमेर, राजस्थान का लगभग काफ़ी सारा हिस्सा जो है अकबर के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उत्तर प्रदेश में जैसे आप फतेहपुर सीकरी को जानते ही होंगे, आगरा को जानते होंगे, ठीक है, अंबर, दिल्ली, पानीपत, पंजाब, लाहौर, श्रीनगर, कश्मीर, और इधर आपको नॉर्थ वेस्ट में आप जाएंगे तो कांधार, काबुल, यहाँ तक जो है वो अकबर का क्या था, साम्राज्य था। तो इन स्थानों को विशेष रूप से याद रखेंगे, कभी कभी आंसर में इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले कि ज्येष्ठाधिकार में ये विश्वास नहीं रखते थे। जो राजा का सबसे बड़ा बेटा था वो राजा नहीं बनता था, बल्कि ये उत्तराधिकार की मुगल परंपराओं में जो क्या करते थे, तैमूर वंश की प्रथा का पालन करते थे। और तैमूर वंश की प्रथा क्या थी कि यहाँ पर जो साम्राज्य होता था, राज्य होता था, उसका सभी पुत्रों में बंटवारा कर दिया जाता था, विभाजन कर दिया जाता था। मुगलों के साथ में अन्य शासकों के संबंधों की बात करें तो इनकी नीति क्या रहती थी कि जब भी ये अन्य शासकों को पराजित करते थे तो उनको अपमानित नहीं करते थे, ठीक है। अपमानित न करने की नीति का एक बैलेंस बना के रखा था इन्होंने, मतलब हरा देते थे लेकिन उनका अपमान नहीं कर देते थे। तो इससे कहीं ना कहीं भारत के जो शासक थे और सरदार थे, इन पर मुगलों के प्रभाव में थोड़ी सी वृद्धि होती है, क्योंकि मुगलों के प्रति इनकी जो जैसे जो मेंटेलिटी थी ना भारतीय शासकों की, वो थोड़ी सी बदलने लगती है। पहले स्टार्टिंग में जब मुगल आए थे, आक्रमण होते थे, जो युद्ध होते थे, तो कहीं ना कहीं इनके प्रति द्वेष भाव था भारतीय शासकों में। लेकिन मुगलों की एक नीति थी जो इन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक जो है इम्प्लीमेंट उसका किया था कि ये राजाओं को पराजित करते थे, पराजित करके उनको अपमानित नहीं करते थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका जो सम्मान बच जाता था, तो भारतीय शासक और सरदार जो थे वो इनसे प्रभावित हो जाते थे, फिर इन्हीं के छत्र छाया में अपना जो राज्य चलाने के लिए वो तैयार हो जाते थे। तो इसी तरीके की चीज़ें खास करके विशेष रूप से आप देखेंगे तो राजस्थान में जो राजपूत हैं वहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। बहुत सारे राजपूत जो है मुगल साम्राज्य के अधीन रहते हुए अपने शासन का संचालन करते थे। इसके अलावा वैवाहिक संबंध भी रहे मुगलों के राजपूतों के साथ में खास करके। तो जहांगीर की जो माँ थी तो वो कछवाहा की राजकुमारी थी, और ये अंबर, जिसको वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है, जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी जहांगीर की माँ, ठीक है। ऐसे ही शाहजहां की माँ की बात हम करें तो ये मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इन्होंने दो तीन नीतियाँ अपनी ऐसी अपनाई कि एक तो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, दूसरा जब भी ये युद्ध लड़ते थे, जिन राजाओं को पराजित करते थे उनको अपमानित नहीं करते थे, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत के शासक और सरदारों पर मुगलों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इसके बाद में आते हैं मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार कौन होते थे? ये मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह होते थे, ठीक है, जिनको उच्च पद दिए जाते थे। प्रारंभ में ये जो मनसबदार हुआ करते थे ये तुर्की उसके हुआ करते थे, तुरानी वंश के हुआ करते थे। बाद में सभी लोगों को मनसब दिए जाने लगे, जैसे ईरानी, भारतीय मुसलमानों को भी मनसब दिए गए, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को, ये सभी लोग जो है बाद में इस कैटेगरी में आने लगे मनसबदारों की में। लेकिन सबसे पहले जो मनसबदार बनाए जाते थे वो तुर्की होते थे। मनसबदारों के पद की बात करें, वेतन की बात करें, या इनके सैन्य उत्तरदायित्व जो होते थे, इनका निर्धारण जो है वो जात की संख्या के आधार पर किया जाता था, ठीक है। जात की संख्या के आधार पर मनसबदारों के पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था। जागीर क्या होती थी? ये मनसबदारों के वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि होती थी। लगभग इसकी स्थिति जो है वो एकता के समान मानी जा सकती है। एकता आपको मैं बता चुका हूँ पहले, सल्तनत काल में जो है एकता का प्रचलन हुआ करता था। तो यहाँ पर जागीर का मतलब क्या है कि मनसबदार हैं, ये नौकरशाह हैं, मतलब मुगलों की सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं एक तरह से। ये जैसे मान करके चलिए आज के समय में जो हमारी शासन व्यवस्था चलती है उसमें नौकरशाह कौन होते हैं? जो आईएएस, पीसीएस, ये जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, ये नौकरशाही तो माने जाते हैं, इनको वेतन भी मिलता है इनके कार्यों के लिए। तो उसी तरीके से मुगलों के टाइम पर जो मनसबदार थे ये एक विशेष प्रकार के नौकरशाह हुआ करते थे। अब इनको वेतन कैसे दिया जाता था? जागीर के रूप में, मतलब कैश नहीं मिलता था इनको एक मनसब दे दिया जाता था, एक जागीर इनको प्रदान कर दी जाती थी। उस जागीर से जो रेवेन्यू आता था, राजस्व जो है इकट्ठा किया जाता था, वो जो है इनके वेतन के रूप में देखा जाता था, ठीक है। तो जागीर जो थी कहीं ना कहीं उसको हम क्या कह सकते हैं कि मनसबदारों के वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि थी। यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि अकबर के शासनकाल में जो जागीर दी जाती थी, उस जागीर से जितना रेवेन्यू आता था, उस जागीर से जितना राजस्व आता था, वो लगभग मनसबदार के वेतन के समतुल्य रहता था। मतलब बड़ा बैलेंस था
कि मान करके चलिए उसने पहले ही डिक्लेयर किया है कि भाई ये वाला जो मनसबदार है इसका वेतन इतना होना चाहिए, तो उसको उसी के आधार पर एक जागीर दे दी जाती थी कि लगभग इस जागीर से इसके वेतन के समतुल्य जो है राजस्व मिलता रहेगा। तो अकबर के शासनकाल में ये बैलेंस बना रहा था, मनसबदार का जो वेतन था वो लगभग जागीर के राजस्व के बराबर रहा। लेकिन औरंगजेब के समय में थोड़ी सी स्थितियाँ उलट पलट होती हैं। यहाँ पर जो है मनसबदार के वेतन से और जागीर का जो राजस्व था इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जागीर से जो राजस्व आता था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। कारण क्या था इसका कि औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। तो जब मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए तो उनको सभी को जागीर नहीं मिल पाती थी। ठीक है, एक तरह से ये कहें कि पोस्ट कम है और एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। ठीक है, पदों की संख्या कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो सभी को नौकरी नहीं मिलेगी भाई। तो ये कंडीशन कहाँ पर देखने को मिली? औरंगजेब के समय में। यहाँ मनसबदारों की संख्या में तीव्र वृद्धि होती है, तो जब मनसबदार बहुत सारे हो गए तो उनको जागीर मिलने में कहीं ना कहीं परेशानी होने लगी। इसके साथ साथ क्या होता था कि जो मनसबदार थे उनको जागीर मिलने पर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब मनसबदारों को जो जागीरें दी जाती थी तो कहीं ना कहीं वो वेटिंग में लगे रहते थे कि भैया हमको नौकरी कब मिलेगी, कब हमारा वेतन कब स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से उनको जागीर मिलने में काफ़ी टाइम लगता था। और काफ़ी टाइम के बाद में जब उनको जागीर मिलती थी तो वो क्या करते थे कि पता नहीं दोबारा जागीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब इसमें जितना अधिकाधिक राजस्व उगा सकते हैं उतना उगा लो। तो जब भी इन मनसबदारों को जागीर मिल जाती थी तो ये अधिकाधिक उगाही करने का नंबर लगा देते थे। तो जब अधिकाधिक उगाही यानी नियम विरुद्ध जब राजस्व की उगाही होगी तो कहीं ना कहीं किसानों का यहाँ पर शोषण प्रारंभ हो गया। मतलब किसानों से अधिकाधिक राजस्व की उगाही प्रारंभ की गई। तो ये औरंगजेब के समय में थोड़ा सा यहाँ पर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसके बाद में आती है आपकी जब्त प्रणाली। ये जब्त प्रणाली क्या थी? ये मुगल साम्राज्य में शुरू की गई एक प्रकार की भूमि कर प्रणाली थी। ठीक है, ये किसके आधार पर स्टार्ट की गई थी जब्ती प्रणाली? जैसे टोडरमल जो था ये अकबर का जो है भू राजस्व मंत्री था। पूरा जो भी लेखा जोखा भूमि का होता था या भूमि का सर्वेक्षण वगैरह वो टोडरमल के द्वारा किया जाता था। तो टोडरमल के सर्वेक्षण जो कि इसने 1570 से 80 तक लगभग 10 वर्ष तक इसने भूमि का जो सर्वेक्षण किया था उस पर आधारित थी जब्ती प्रणाली। और यहाँ पर किया गया था जितनी भी फसलें होती थी, ज़मीन पर जितनी भी फसलें उगाई जाती थी उन सभी फसलों के लिए जो रेवेन्यू की रेट होती थी, राजस्व की दर होती थी, वो अलग अलग निर्धारित की थी टोडरमल के सर्वेक्षण के आधार पर। इसी प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। इसके बाद में आता है अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। देखिए एनसीईआरटी में कभी कभी हमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं कि जैसे अभी हम सोचते हैं कि आईने अकबरी वाला क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता होगा पेपर्स में कि आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अकबरनामा भी अबुल फजल ने लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिली कि देखिए आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है। ठीक है, आईने अकबरी जो है ये दरअसल में अकबरनामा का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यानी अकबर ने अबुल फजल को अपने शासनकाल का इतिहास लिखने का काम सौंपा था कि भाई फजल साहब ऐसा करिए, आप हमारे शासनकाल का पूरा इतिहास तैयार कीजिए। तो जो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास तैयार किया था तो वो 3 पार्ट्स में किया था, इनको 3 जिल्द कह सकते हैं आप। तो 3 जिल्दों में इसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था। पहली जिल्द में जानकारी थी अकबर के पूर्वजों की, अकबर के जितने भी पूर्वज रहे थे उन सभी की इन्फॉर्मेशन पहले पार्ट में थी। दूसरे पार्ट में या दूसरी जिल्द में अकबर के स्वयं के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को रखा गया था। और तीसरी जिल्द में, जिसको आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, इसमें अकबर या मुगलों का जो प्रशासन हुआ करता था, उनके घराने, उनकी सेना की पूरी जो कंडीशन, सेना का संचालन से संबंधित गतिविधियाँ, राजस्व की जो है विधियाँ क्या क्या थी, उन सभी चीज़ों को, इसके अलावा जो मुगलों का ज्योग्राफिकल एरिया था उसके बारे में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी तीसरी जिल्द में देखने को मिलती है, तीसरे पार्ट में, जो अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, तीसरी जिल्द है। उसमें प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व और भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तीसरे पार्ट को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया आईने अकबरी इज़ द पार्ट ऑफ अकबरनामा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है एनसीईआरटी से हमें मिल जाती हैं। अकबर की नीतियों के बारे में बात करते हैं। देखिए अकबर का जो साम्राज्य था वो प्रांत या सूबों में बटा हुआ था। अकबर का जो साम्राज्य हुआ करता था वो प्रांत और सूबों में बटा हुआ था। और प्रांत या सूबे का जो मुखिया होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। प्रांत या सूबे का जो मुखिया होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार को राजनीतिक और सैनिक शक्तियां जो है वो मिली हुई थी, पॉलिटिकल पावर्स थी इसके पास में, सैन्य पावर्स थी।
दीवान कौन होता था? ये प्रांत का वित्तीय अधिकारी होता था। प्रांत का जो फाइनेंस कह सकते हैं ऑफिसर है, जो पूरी वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई जानकारी अपने पास रखता था, उसको दीवान कहते थे। बख्शी कौन होता था? ये सैनिकों के वेतन का निर्धारण करता था, सैनिक वेतनाधिकारी होता था बख्शी। सदर ये धार्मिक कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार कौन होते थे? ये सेना नायक, सेना नायकों को फौजदार कहा जाता था। कोतवाल ये नगर का पुलिस अधिकारी होता था। ठीक है, कोतवाल शब्द देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, मुगलों की जो शब्दावली थी ना, आज के समय में भी अगर आप जाएंगे पुलिस विभाग में, जैसे मैंने पुलिस विभाग में पहले नौकरी की है, करीबन 3-4 साल में रहा हूँ अलग अलग मध्य प्रदेश पुलिस में और यूपी पुलिस में। तो 2015 से लेकर के मैंने 2015 से लेकर के 17-18 तक मैंने यहाँ पे जॉब करी है। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि जो पुलिस में आज भी जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है ना, उसमें से काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी, दीवान जैसे शब्द आपने सुना होगा, जैसे पुलिस वालों से आपने सुना होगा दीवान जी कहते हैं उनसे, है ना। या इसके अलावा कोतवाल जो शब्द है हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, साहब कोतवाल साहब आगे, एसएचओ को जनरली कोतवाल कहते हैं, क्योंकि वो नगर का सबसे, जैसे कोई भी टाउन है उस टाउन का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है एसएचओ। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है आज के समय भी जो है मुगलों की टर्मिनोलॉजी आज के हमारे शासन व्यवस्था में यूज़ की जाती है। तो कोतवाल जो होता था वो नगर पुलिस अधिकारी होता था। इसके अलावा जो है अकबर ने 1570 में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना में धर्मगुरुओं के साथ में चर्चा की थी। 1570 में इसने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को मिलाया था, चाहे आपके हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ठीक है, पादरी हैं, इन सभी को मिलाया था। और इसने सभी धर्मगुरुओं के साथ में एक विशेष चर्चा की थी। और यहीं से निकल कर आती है 16 कुल की नीति, सर्वत्र शांति की नीति, ठीक है, जिसको बाद में जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। मतलब ये इसका एक मोटिव क्या था कि देखिए सभी धर्मों को मिलाकर के एक धर्म बना दिया जाए, सर्वधर्म संभाव की जो है एक पॉलिसी जो है वो लागू की जाए। इसी का एक उदाहरण दीन इलाही देखने को मिलता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसी चीज़ को लेकर के इसने क्या किया कि एक मकतब खाना का जो है इस्टेब्लिशमेंट करता है। ये मकतब खाना क्या होता था? अनुवाद ब्यूरो। मकतब खाना क्या था? अनुवाद ब्यूरो। अनुवाद का मतलब क्या है कि जो भी उस टाइम के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ, इन जैसे जो हिंदी और आपके संस्कृत ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद करना इसने प्रारंभ किया। और ये अनुवाद कहाँ पे किया जाता था? फतेहपुर सीकरी के मकतब खाना में, जिसे अनुवाद ब्यूरो कहा जाता था। और इसी क्रम में महाभारत का जो अनुवाद किया गया था फारसी में, वो किस नाम से किया गया था? रज्मनामा के नाम से। ठीक है, अकबर के समकालीन शासक कौन थे? इस तरीके के प्रश्न पीसीएस में कई बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा राजा अकबर के समकालीन था? तो ऑटोमन या तुर्की, जो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर था तो तुर्की का, तो उसका सुल्तान सुलेमान जो था ये अकबर का समकालीन था। इसके अलावा इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, ये जो है अकबर की समकालीन थी। ईरान का शासक शाह अब्बास, ठीक है, ये सफाविद शासक था शाह अब्बास, ये भी अकबर के समकालीन था। इसके अलावा रूसी जार, देखिए जार क्या होता है? रूस में राजा को जार कहा जाता है, रूस में राजा को जार कहा जाता था। तो रूस का जो जार था इवान चतुर्थ बेसिलिएविच, इसका नाम क्या था? इवान चतुर्थ बेसिलिएविच। ये बहुत ही क्रूर शासक था और इसी वजह से इसको इवान द टेरेबल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारे शासक जिनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं, ये अकबर के समकालीन शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यू क्रिएट होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आता है तो अपना रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।